तो देखें जी, ये हमारे पास जो है ना, ये केस वो नोड हैं। देखिए यहाँ पे ईच डमी नोड वी हैव प्रोबेबिलिटी क्यू आई। इसमें जितनी भी नोड्स हैं ना जी बाइनरी सर्च ट्री में, इनको सर्च करने की एक प्रोबेबिलिटी है कि कितने % चांसेस होंगे इनके सर्च होने के और इनके सर्च ना होने के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो केस हैं इनसे मुराद हमारे पास ओके। तो इसमें आप देखें याद साहब कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसके अंदर इंटरनल नोड है, डमी नोड से मुराद यहाँ पर क्या। अब ये सिंपल एक ट्री आपको दिया होगा और एक जनरल रूल ऑफ थंब क्या है कि दोनों की प्रॉपर्टी को जब आप सम अप करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। इसमें ये इसकी डेप्थ 0 है, ये जो है दोनों इनकी डेप्थ 1 है, और ये जो हमारे पास नोड्स हैं इनकी डेप्थ जो है वो 2 है। अब आगे चेक करें ज़रा, जो क्वेश्चन है ये टोटल कॉस्ट का फार्मूला है। अगर ये आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है तो ये आपकी हार्ड लक है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कि पी आई को हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ के है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ, और जो डी की प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ, और उसके बाद इन तमाम आंसर्स के अंदर जब हम 1 जमा करेंगे तो हमारे पास ये बी एस टी की टोटल कॉस्ट है। यहाँ तक समझ आ गई बात की। अब ये वो एग्जाम्पल है जो आपके जो है ना वो बुक में दी हुई है, स्लाइड्स में दी हुई है। अब ये एग्जाम्पल्स आ सकती है, इसको चेंज करके दिया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी का टेबल चेंज। लेकिन बीएसटी से मुतल्लक अगर कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आती है तो वो इसी तरह की होगी, इसी तरह की होगी। ठीक है जी, एग्जाम्पल की समझ आ रही है जी आपको कि 2 बाइनरी ट्री दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के स्टेटमेंट को ज़रा देख के जी मुझे बताएं कि इस एग्जाम्पल में कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही। जी जी, एयाज एंड अबरार। देखिए जी कि ये हमारे पास ट्री है, तो ये टेबल दिया हुआ है, पी और क्यू प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, और साथ में एक्सपेक्टेड कॉस्ट इसकी कैलकुलेट उसने की है तो ये 2.8 आई है, और जब इसकी कैलकुलेट की है तो 2.75 आई है। क्या आप, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप इस टेबल की मदद से इस फार्मूला को जो हम पिछली स्लाइड में देखते हैं, इस फार्मूला में पुट अप करके तो ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं? ये सवाल पेपर में आ सकता है, मतलब इस तरह का या इससे मिलता जुलता। हाँ जी, जो तीसरे पार्टिसिपेंट हैं क्लास के वो भी काइंडली रिस्पॉन्ड करें कि क्या आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको एक्सेल के अंदर सॉल्व किया है। ये देखें जी, ये मैंने P और Q की वैल्यू, इसी तरह आप भी एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में अगर आपको गिवन है तो। ठीक है, ये मैंने प्रोबेबिलिटीज़ लिख ली हैं, ये मैंने डेप्थ ऑफ K को कैलकुलेट कर लिया, यानी K 0 मौजूद ही कोई नहीं है इसलिए उसकी डेप्थ 0 है। K1 जो है ये इस लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसकी डेप्थ जो है वो 1 हो गई। इसी तरह K3 जो है ये मौजूद है लेवल नंबर 2 के ऊपर, तो ये मैंने तमाम की जो डेप्थ है K की डेप्थ भी लिख ली, इसी तरह जो D's हैं उनकी डेप्थ भी लिख ली। ठीक है, उसके बाद P वाली वैल्यूज़ को K की डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, Q वाली वैल्यू को जो है वो D की डेप्थ से मल्टीप्लाई करके इन तमाम का सम अप किया,
और इन दोनों के सम के अंदर जब 1 को ऐड किया तो मेरे पास कॉस्ट जो है वो 2.8 आ गई है इस बाइनरी सर्च ट्री की। इसीलिए आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो है वो 2.75 आएगी। जी, तो मुझे क्लियर का स्टेटस दें ताकि मैं आगे जाऊं। जी ठीक है जी। और उसके बाद जो चीज़, ये वो चीज़ है जो आपने, जिसको आपने खुद से ज़ुबानी याद करना है, या जिसको हम रट्टा कहते हैं, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिमल सब ट्री का एल्गोरिदम पूछा जा सकता है आपसे कि क्या है, तो फिर आपने ये सारे स्टेप्स जो हैं ये एज इट इज़ वहाँ पर टाइप करने होंगे और बताना होगा कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर जो होता है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ठीक है जी। और ये आ गया सूडो कोड हमारे पास ऑप्टिमल बाइनरी सर्च का। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो 10 नंबर का सवाल होगा। ठीक है जी। और सूडो कोड आता है पेपर में, समझ आ रही है। किसी भी एल्गोरिदम का सूडो कोड 10 नंबर का होता है कि जो पेपर में आता है। और जो आपका पेपर फार्मूलेट होता है क्वेश्चन बैंक में से, उसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा वो इसी तरह का कोई भी सूडो कोड या न्यूमेरिकल हो सकता है। ये भी आपने खुद से जो है ना वो इसको लर्न करना है। ठीक है जी। बाइनरी सर्च ट्री के बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 24 है वो स्टार्ट होता है जी ग्रीडी एल्गोरिदम से। ये जितने सवाल मैंने लिखे हैं ये सारे क्वेश्चन आपकी स्लाइड्स में मौजूद हैं और इनके आंसर भी आपकी स्लाइड में ही मौजूद हैं। ठीक है कि ग्रीडी एल्गोरिदम्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें ग्रीडी चॉइस कहाँ पे लेनी पड़ती है, ग्रीडी एल्गोरिदम कहाँ काम कर सकता है और किस तरह के सिनेरियोज में काम नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इसकी बुनियाद के ऊपर एक्टिविटी सर्च प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे और एक्टिविटी सर्च जो एल्गोरिदम है उसको डेवलप करने के जो स्टेप्स हैं वो ये 4 हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का सलूशन बनाया जाएगा, फिर उसमें से एक ग्रीडी चॉइस बनाई जाएगी, फिर एक रिकर्सिव एल्गोरिदम और एक इटरेटिव एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया जाएगा। यहाँ तक समझ आ रही है। ये ग्रीडी एल्गोरिदम्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी रीज़न के बारे में किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ग्रीडी एल्गोरिदम जो है ना जी, बेसिकली ब्रूट फोर्स और डायनामिक प्रोग्रामिंग के बाद ये ग्रीडी एल्गोरिदम्स आते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि हम ना रूटीन में सारे स्टेप्स करने की बजाय हम एक चॉइस बनाते हैं, एक ग्रीडी चॉइस को सेट करते हैं कि हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। हो सकता है कि वो हमारा मेथड चल जाए और हमारे स्टेप जो हैं वो कम लगें और हमें एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाए। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो ग्रीडी चॉइस होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो एनालिस्ट होता है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर रही होती है, इसलिए आम तौर पर ग्रीडी चॉइस जो है वो कामयाब ही रहती है। ठीक है जी। ऐसा नहीं होता कि वो उसके ऊपर जो है ना वो मौजूद ना हो। तो ग्रीडी से मुराद यही है कि आप डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो सलूशन है वो जो आप पीछे करके आए हो, वो जिसमें आपने एक टेबल नहीं बनाया, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस की आपको असाइनमेंट भी आई थी, आपने वो पूरा एक टेबल फिल किया, फिर नीचे एक टेबल फिल किया, तमाम स्टेप्स में से गुजरे, दैट वाज डायनामिक प्रोग्रामिंग सलूशन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सबसे बेसिक अप्रोच होती है उसको हम ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने 10 एरेज को अगर आपने सर्च करना हो तो आप 0 से लेकर 10 तक तमाम वैल्यूज़ को देखो, तो ये ब्रूट फोर्स टेक्निक है कि हमने किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा। अगर हमने 1000 में से सर्च करना है तो हम 1000 को देखेंगे और कंपेयर करेंगे, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अगर हम इसको किसी और तरीके से कर लें, जैसे कि हमारे पास सिलेक्शन सर्च की ऑप्शन होती है कि हम उसके अंदर सेलेक्ट करते हैं एक वैल्यू को और उस वैल्यू से या दाएं की तरफ जाते हैं या बाएं की तरफ जाते हैं। अगर हमें दाएं तरफ वो मिल गई वैल्यू तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो 50% टाइम है वो बच गया। ठीक है, तो ये जो सेलेक्ट किया था हमने सेंटर को या किसी वैल्यू को, दैट वाज अबरार, ये हमारी एक ग्रीडी चॉइस थी। समझ आ गई बात की?
तो इस तरह के जो एल्गोरिदम्स होते हैं ये हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिदम्स कहलाते हैं, जो कि बेस कर रहे होते हैं एक ग्रीडी चॉइस के ऊपर। उसके बाद आप देखें कि ये कुछ इंटरवल्स की डेफिनेशन है, ये याद होनी चाहिए जी सबको, ये भी इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। इस तरह का सवाल, आसान सा सवाल बार पेपर में आ जाता नहीं जी अयाज साहब, ब्रूट फोर्स से हम ग्रीडी की तरफ जाते हैं, डायनामिक की तरफ जाते हैं, और इसके अलावा फिर हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच के ऊपर भी जाते हैं। तो बेहतर ब्रूट फोर्स से सारे ही बेहतर हैं, समझ आ रही है? ग्रीडी तो बहुत बेहतर है ना, लेकिन ब्रूट फोर्स तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ब्रूट फोर्स में अब आप देखें 1000 की एरे तक तो ठीक है, लेकिन अगर गूगल जो है वो ब्रूट फोर्स अप्रोच के ज़रिए अपनी डाटाबेस में से चीज़ों को सर्च करना शुरू कर दे, तो क्या ये पॉसिबल है उसके लिए कि वो ब्रूट फोर्स को, वो तो मिलियंस के अंदर जो है वो कंपैरिजन चले जाते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर हो सकता है आपके सोल्यूशन का, लेकिन आपने उसके स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से लेकर आगे से आगे आपने बेहतर की तरफ जाना होता है। तो हमने इस पूरे कोर्स के अंदर पहले ब्रूट फोर्स टेक्निक को देखा, फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग को देखा, और ये ग्रीडी एल्गोरिदम है। इसमें जी ये कुछ मैथमेटिकल और सेट से रिलेटेड चीज़ें हैं जी, कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, और इसी तरह ओपन इंटरवल क्या है, इसी तरह जो लेफ्ट सेमी ओपन क्या है और राइट सेमी ओपन क्या है। मेरा ख्याल है कि इन डेफिनेशन से आपको क्लियरली अंदाज़ा हो गया होगा, और अगर किसी की नहीं समझ आ रही तो वो पूछ सकते हैं जी आप। ठीक है जी, काइंडली अगर आप किसी चीज़ की आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसमें से पूछ लें इस इंटरवल वाली स्लाइड में से, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। इसमें क्लोज इंटरवल हो गया, इसी तरह बार का दिया होता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्लोज इंटरवल है या ये स्लाइड जो हैं ये ऐसी स्लाइड्स थी कि छोड़ी नहीं जा सकती थी, हमें लाजमी तौर पर इसको देखना है जी। मूव करेंगे नेक्स्ट। देखें जी, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है ये है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम आमतौर पे असेंबली लाइन के अंदर आता है। दिस प्रॉब्लम्स ये बेसिकली शेड्यूल करना होता है आपने सेवरल एक्टिविटीज़ को, जो कि एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ कॉमन रिसोर्स, जो एक कॉमन सोर्स को इस्तेमाल करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सक्लूसिवली शेड्यूल करना, इस प्रॉब्लम का नाम है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास सेट होता है एक्टिविटीज़ का, जो कि ये A1 से लेकर AN तक है, और हर एक्टिविटी का एक स्टार्ट टाइम होता है और एक फिनिश टाइम होता है। A1 का एक स्टार्ट टाइम होगा और एक फिनिश टाइम होगा। तो हमने इस तरह एक्टिविटीज़ को अरेंज करना होता है कि हर एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम है वो फिनिश टाइम से कम होगा, और फिनिश टाइम जो है ये इन्फिनिटी पे नहीं होगा, कोई ना कोई पेटेंट टाइम उसका होगा, और स्टार्टिंग टाइम जो है ये 0 से बड़ा होगा। और ये किस इंटरवल में आएगा? 0 और इन्फिनिटी के इंटरवल के अंदर आपका स्टार्ट और फिनिश टाइम किसी भी एक्टिविटी का उसके अंदर मौजूद होगा जी। साउंड की प्रॉब्लम तो आप क्लियर है ना जी तकरीबन जी। इस स्लाइड को आपने रट्टा लगाना है जी कि स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। हम इसमें किस तरह से इसका सलूशन बनाएंगे, तो देखें पहले हमने फार्मूलेट करना है डायनामिक प्रोग्रामिंग सलूशन, कंबाइन करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को, चेक करेंगे सेवरल चॉइसेस को, और उसमें से किसी एक चॉइस को हम ग्रीडी चॉइस बना के तो सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो हमारा रिकर्सिव ग्रीडी एल्गोरिदम जो है ये डेवलप हो जाएगा। ये स्टेप्स इसी तरह पेपर में सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन डिज़ाइनिंग एक्टिविटी सिलेक्शन एल्गोरिदम, तो आपने इसको आंसर करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा उसने इसको एक्सप्लेन किया है, जिस तरह ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ उसने दिखाई हैं और इन एक्टिविटीज़ को उसने एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया हुआ है इस हिसाब से, फिनिशिंग टाइम के हिसाब से। ये आपकी पहली एक्टिविटी है, आप देखें इसका फिनिश टाइम यहाँ पे है,
इसके बाद ये दूसरी एक्टिविटीज़ है, इससे ज़्यादा फिनिश टाइम इसका है, फिर तीसरी है तो तीसरी का फिनिश टाइम ये है, फिर चौथी एक्टिविटी का फिनिश टाइम ये आ गया, फिर पांचवी का ये, तो ये एक ऑर्डर में उसने इसको तरतीब दे दिया। और ये ऑर्डर कौन सा है, फिनिश टाइम का ऑर्डर है। ये एक्टिविटी 1 चलेगी, इसके बाद 2 फिनिश होगी, इसके बाद 3 फिनिश होगी, फिर 4 फिनिश टाइम के हिसाब से उसने इसको अरेंज किया। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक्टिविटीज़ ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये शेड्यूलिंग प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इस जो है ना वो क्या तरीक़ेकार होगा, ठीक हो गया जी। तो इसमें दो चीज़ें आपने पहचाननी हैं कि जी कंपैटिबल एक्टिविटीज़ क्या हैं और नॉट कंपैटिबल एक्टिविटीज़ क्या हैं। कंपैटिबल एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके स्टार्ट और फिनिश टाइम जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और नॉट कंपैटिबल एक्टिविटी देखें जी, इसका स्टार्ट ये है, इसके फिनिश के बाद A1 का जो है वो स्टार्ट है। इसी तरह B1 और B2 का जो है आप देखें कि इसके फिनिश होने से पहले ही इसका स्टार्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड नॉन कंपैटिबल एक्टिविटीज़, व्हाइल दिस इज कॉल्ड कंपैटिबल एक्टिविटीज़। ठीक हो गया जी। ये एक प्रॉब्लम दी है उसने, वही है ये प्रॉब्लम। जी याद, ये बड़ा सिंपल सा है कि जब आपकी, हाँ जी, एंड देखें ना ये दे विल कम्पीट फॉर रिसोर्सेज, दे विल कम्पीट फॉर रिसोर्सेज। और जब रिसोर्सेज के लिए आपकी एक्टिविटीज़ कम्पीट करती हैं तो देयर माइट बी डेडलॉक, जो कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट हो सकती है। ठीक हो गया, आप एक तजर्बा करके देखिएगा जी। मैं आपको बताता हूँ, आप ना एक फ़ाइल जिसका साइज़ 100 MB हो उसको 100 नहीं 1000 MB हो उसको कॉपी पेस्ट कर दें आप, वो कॉपी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद 10 MB की जो फ़ाइल है उसको भी आप कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। अब आपके पास विंडोज़ 10 के अंदर आपको पता है ना कि दोनों एक ही बॉक्स में वो शो कर देगा। तो अब देखें कि यहाँ से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अगर वो उसको फिनिश टाइम वाली अरेंजमेंट करे तो 1000 वाले के फिनिश होने के बाद रिसोर्सेज एलोकेट होने चाहिए दूसरी फ़ाइल को। तो दूसरी 10 MB की फ़ाइल को कॉपी होने के लिए वेट करना पड़ेगा उसके फिनिश होने का। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो साथ ही स्टार्ट हो जाती है और रिसोर्सेज शिफ्ट कर दिए जाते हैं, मेजर रिसोर्सेज। आप देखोगे कि 10 MB वाली फ़ाइल की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा हो जाएगा, और जो 1000 वाली है उसका ट्रांसफ़र रेट जो है वो कम हो जाएगा। इससे क्या मुराद है कि रिसोर्सेज शिफ्ट कर दिए जाते हैं आपकी शॉर्टेस्ट जॉब को। समझ आ रही है ना। तो इस तरह जो है वो इन रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज़ को हमें जो है वो हैंडल करना पड़ता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चीज़ें आती हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है जी, ये सिर्फ टेबल समझने के लिए है, समझने के लिए। इस टेबल से हमें जाहिर होता है कि हमारी एक्टिविटी नंबर 1 जो है ये 4, हम 4 सेकंड समझ लेते हैं, ये टाइम है, ये 4 सेकंड पे ख़त्म हो रही है, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, ये 10 पे। इस तरह जो है ना हम देख रहे हैं कि ये अरेंज हुई हैं एक किस्म की फिनिश टाइम के हिसाब से हमने इनको जो है वो अरेंज किया हुआ, ठीक है। तो 12 इसको हम देखें अगर तो ये हमारे पास सबसेट हो जाएंगे म्यूचुअली इसमें से निकालनी हो कि म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। तो आपके पास ये सेट बनेंगे जी A3, A9 और A11। A3 से मुराद है ये वाली, ठीक है जी, ये A3 ये वाली जिसका स्टार्ट 0 और 6 है, और A9 से मुराद है जिसका स्टार्ट 8 और 12 है, और A11 जिसका स्टार्ट जो है वो 12 और 14 है, ठीक है जी। इसी तरह आपने एक सबसेट बनाया म्यूचुअली कंपैटिबल एक्टिविटीज़ का, तो ये हमारे पास बना ये वाला, लेकिन इसमें सिर्फ 3 आए हैं। इसको जब आपने कंसीडर किया दूसरी ऑप्शन को कि हम A1 को लेते हैं, ये 4 पे ख़त्म हो जाता है, फिर A4 को ले लेते हैं, ये 5 से स्टार्ट होता है,
फिर हम A8 को ले लेते हैं कि ये 8 से 11 तक, तो इसमें अगर हम देखें तो 4 एक्टिविटीज़ हमारे पास नहीं है, और जब हम इसको लेते हैं तो इसमें भी 4 एक्टिविटीज़ हैं। तो ये 3 पॉसिबल सोल्यूशन इसके हो सकते हैं, जिसमें हमने कंपैटिबल एक्टिविटीज़ जो है ना उनको जो आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना। कंपैटिबल एक्टिविटीज़ याद करो, ये वाली जो एक दूसरे के एंड होने के स्टार्ट होती हैं, लेकिन हमें जो जिसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिल रही हैं ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अब इसको हम किस तरह से अचीव करेंगे, इसके लिए जो है वो ग्रीडी एल्गोरिदम आता है। ये ग्रीडी एल्गोरिदम है एक्टिविटी सर्च प्रॉब्लम का। इसको एज इट इज़ आपने याद करना होगा, ये सूडो कोड कहलाता है, और पेपर में क्वेश्चन आ सकता है राइट सूडो कोड फॉर रिकर्सिव ग्रीडी एल्गोरिदम। तो ये आपको वहाँ पे लिखना होगा, और ऐसा सवाल 5 नंबर का होता है। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई जी सबको। इस एल्गोरिदम को जी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हमारी अगली एग्जांपल है। इसमें जो पहला स्टेप है, हम m को असाइन करेंगे i+1 की वैल्यू। ये 4 चीज़ें पहले समझ लें। s स्टार्ट टाइम होगा किसी एक्टिविटी का, f फिनिश टाइम होगा किसी एक्टिविटी का, i हमारी इटरेशन होगी, और j हमारे पास वैल्यू होगी जो कि n+1 के बराबर होता है। तो हमने m को असाइन करना है पहले स्टेप में i+1, फिर हमने चेक करना है कि हमारा m जो है j से छोटा है, और स्टार्ट टाइम ऑफ m जो है क्या ये लेस देन है फिनिश टाइम ऑफ i से। अगर ये ऐसा है तो हम फाइंड द फर्स्ट एक्टिविटी को फाइंड करेंगे और m के अंदर 1 का इजाफा कर देंगे। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर हम m+1 नहीं करेंगे। समझ आ रही है। इफ़ m लेस देन j है, देन हम क्या करेंगे कि am को रिटर्न करेंगे, am विल बी रिटर्न्ड, और ये दोबारा कॉल हो जाएगा किसके साथ, s, f, m और j, यानी i को रिप्लेस m कर लेगा और j की वैल्यू एज इट इज रहेगी। ये सिंपल ये एक ना एल्गोरिदम है। हो सकता है जो मैंने इस वक्त बताया ना तो इसकी समझ आपको पूरी ना आई हो, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल में एग्जीक्यूट करेंगे, ये एक लाइव एग्जाम्पल है। इसी तरह की एग्जाम्पल पेपर में आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होगी, थोड़ी एक्टिविटीज़ होंगी और शॉर्ट सेट होगा जी। इस टेबल को आपने जहन में रखना है जी। ये एक्टिविटीज़ दी गई हैं हमारे पास 11, और ये इनके स्टार्ट और फिनिश टाइम दिए गए हैं। इसके ऊपर अब हमने रिकर्सिव ग्रीडी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करके दिखाना है, और उसके सारे स्टेप्स हमने दिखाने हैं। फ़र्ज़ करें जी हम स्टार्ट करते हैं A0 से, ठीक है जी। अगर हम A0 को देखें तो A0 का जो स्टार्ट टाइम है वो मेंशन नहीं है, लेकिन फिनिश टाइम उसका 0 है। लिहाजा अगर हम इस स्लाइड में देखें तो हमने 0 टाइम लाइन के ऊपर इसको फिनिश कर लिया, ठीक है जी। अब वो चारों स्टेप जो हैं वो काइंडली इसको एग्जीक्यूट करके देखें। हमें इन स्लाइड्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना। पहले स्टेप में हमने i को फाइंड किया, i हमारी 0 है, j जो है ये इक्वल होता है n+1 के, ये हमारे पास 12 हो गया, ठीक है जी। अब लास्ट पे जी पहला स्टेप हमने एग्जीक्यूट किया कि i+1 असाइंड टू m, तो m की वैल्यू हो गई 1। ज़रा पीछे आ जाएं तो इस एल्गोरिदम को देखें जी। मुझसे गलती हो गई, ये एल्गोरिदम मुझे उस स्लाइड पे पेस्ट करना चाहिए था। ये पहला स्टेप i+1 हमने m को असाइन कर दिया। अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल है तो प्लीज़ इस एल्गोरिदम को या इस स्लाइड को ना एक साइड पे खोल लें आप, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे नहीं इसको ओपन करके दिखा सकता, ताकि जो स्टेप मैं यहाँ पे बयान करूँ तो आपको पता हो कि ये कौन सा स्टेप हो रहा है आपके एल्गोरिदम का, ठीक है जी। ये m की वैल्यू 1 होगी। यहाँ हमने कंडीशन चेक की, m लेस देन j यानी 1 12 से कम है, ट्रू है, एंड s ऑफ 1 हमने टेबल में से देखा तो वो 1 है, और f ऑफ 0 जो है फिनिश टाइम वो 1 है, तो ये भी ट्रू होगा। यानी ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो चुकी हैं, ये वाली और ये वाली। जब ये दोनों ट्रू हो जाएंगी तो फिर हम जाएंगे m के अंदर 1 का इजाफा करेंगे, और m जो है वो 1 12 से छोटा है, लिहाजा हम
रिटर्न करेंगे ए एम को, और ए एम यहाँ पे आ जाएगा ए वन। तो हमें जो एक्टिविटी पहले स्टेप में मिलेगी वो ए वन की एक्टिविटी होगी। ये बात आपको समझ आनी चाहिए प्लीज। और अब हम इसको दोबारा कॉल करेंगे किसके साथ, एस के साथ, एफ के साथ, 1 के साथ और 12 के साथ, यानी एम हमारे पास 1 हो गया। अब हम इस 1 के ऊपर इस एल्गोरिदम को दोबारा से रन करेंगे। हम A1 के लिए अब इसको रन करेंगे। पहले हमने A0 के लिए किया, अब हम A1 के लिए इसको रन करेंगे। जी अब्रार और अयाज, समझ आ रही है आपको? ओके जी, तो नेक्स्ट देखें जी कि अब हमने A1 के ऊपर आके ना तो A2 वाली को जब चेक किया तो A2 के अंदर हमने I को 1 किया तो M हमारे पास 2 हो गया। जब हमने देखा 2 < 12, ये तो 2 है, लेकिन 2 का जो फिनिश टाइम स्टार्ट टाइम 3 है और F1 का फिनिश टाइम 4 है, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। इसलिए हम कोई भी एक्टिविटी रिटर्न नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट मूव कर जाएंगे M3 के साथ। तो हम A2 को रिटर्न नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट चले जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हमारे पास A3 आ जाएगी। A3 के ऊपर जब कंडीशंस लगी तो इसके में भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए A3 को भी हम छोड़ देंगे और फिर M हमारा 4 हो जाएगा। अब हम A4 पे जाएंगे। जब हम A4 पे गए तो इसके ऊपर दोनों कंडीशन 4 12 से कम भी है और स्टार्टिंग टाइम ऑफ A4 इज लेस देन द फिनिश टाइम ऑफ A1। तो ये दोनों कंपैटिबल एक्टिविटीज हमारी फाउंड हुई, लिहाजा A4 जो है वो रिटर्न हो जाएगा। और अब हम कॉल करेंगे A4 से ऑनवर्ड। अब हमारी एक्टिविटी A4 है और इसी तरह हम A5 को, A6 को, A7 को 1 by 1 जो है वो इसके ऊपर एग्जीक्यूट करते जाएंगे। और जब हम इसको 12 तक या 14 तक इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एक डेफिनेट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जो हमारे पास डेफिनेट रिजल्ट होगा नॉन कंपैटिबल एक्टिविटीज का, वो हमें मिल जाएगा। जी समझ आ गई यहाँ तक बात की? अब मैं ये स्लाइड्स आगे की तरफ करूँगा ना फॉरवर्ड, तो ये देखें ज़रा पिक्चर को देखना जी आपने सब ने। ये देखें जी A5 नहीं था, A6 भी स्किप हो गया, A7 भी स्किप हो गया, A8 जो है ये कंपैटिबल फाउंड हुआ, A8 को सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद A9 को चेक किया गया, A10 को चेक किया गया, A11 इसमें कंपैटिबल मिल गया, ठीक है। फिर A1 को लिहाजा हमारे पास जो सेट आया वो A1, A4, A8 और A11 जो है ये हमारे पास एक सेट बन गया कंपैटिबल एक्टिविटीज़ का, जो हमें गिवन प्रॉब्लम दी गई। जी काइंडली रिप्लाई कीजिएगा जी, अयाज, अब्रार एंड एनोनिमस। सिर्फ यस लिख दें जी अगर आपको समझ आ गई है तो, अदरवाइज मैं जहाँ पे नहीं समझ आई उसको रिपीट कर देता हूँ। ये इस तरह की एग्जीक्यूशन आ सकती है अयाज साहब, अब्रार पेपर में, और इसी तरह इसका सूडो कोड आ सकता है, समझ आ रही है, और इसी तरह मजीद चीज़ें भी आ सकती हैं। ठीक है जी 091, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट देखें जी। जी पूछें जी, श्योर पूछें ऐसा पूछें जी, साथ ही क्वेश्चन कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। जी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे स्टेप्स और इस तरह की, आमतौर पे पेपर में ये याद रखिएगा, जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सवाल आएगा ना, जिसमें आपने एग्जीक्यूशन को करके दिखानी होती है, वो कोई लेंथी टाइप का सवाल नहीं आता, ये ज़हन में रख लें। समझ आ रही है? कभी ऐसा नहीं होता कि वो लेंथी टाइप का क्वेश्चन आपको दें, ऐसा नहीं होता। जब वो सवाल देते हैं तो वो देखते हैं कि एक एवरेज बंदा जो है वो इसको कितनी देर में टाइप करेगा। समझ आ रही है? तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ मिसाल दी है। हाँ, वो आपकी चूँकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और आप शायद वीयू में नए होंगे, ऐसे ही है ना,
तो इसलिए आपको टाइपिंग में ये दिक्कत हो सकती है और चीज़ों को बनाने में दिक्कत हो सकती है। अब ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है ना, ये डायग्राम अगर आप वर्ड के अंदर इसको बनाना शुरू कर देंगे या देखना शुरू कर देंगे तो ये इजीली मैनेज हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आपको इसका ज़्यादा टाइम लेता है उसको आप एंड पे रखा करें, ठीक है। मेरे साथ तो वैसे पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, मैंने मास्टर्स भी यहाँ से किया, फिर एमफिल भी यहाँ से किया, कभी कोई ऐसा पेपर नहीं आया कि जिसका जो क्वेश्चन था, जिसके क्वेश्चंस टाइम बार हो गए हों। वेरी वेल मैनेज तरीके से, बड़ी आसानी से मैनेज हो जाता था जो अलॉटेड टाइम होता था। अब मैथ टाइप में अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको नहीं इशू होना चाहिए था याज, मेरे हिसाब से। हाँ जी, बहरहाल आप इसको डिज़ाइन करके देखें और देखें कि आप कितना एफिशिएंटली इसको वर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट में ड्रॉ कर सकते हैं, या जैसे भी है आपका कॉन्सेप्ट आपके टीचर तक जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको खूबसूरत डायग्राम ही चाहिए, समझ आ रही है ना। आप पेंट में जल्दी जल्दी ड्रॉ करके भी उनको दे सकते हैं जी। ये एल्गोरिदम देखें जी, सुन लें दोबारा, ये मुख्तलिफ एल्गोरिदम है पीछे से। पिछला एल्गोरिदम जो था वो सूडो कोड था रिकर्सिव ग्रीडी एल्गोरिदम का, और ये है आइट्रेटिव ग्रीडी एल्गोरिदम। तो सूडो कोड नहीं छोड़ने जी, ये 5-5, 7-7 लाइनों के, 8 लाइनों के जो सूडो कोड है, 10-12 लाइनों तक के जो सूडो कोड हैं, इनको आपने रट्टा लाजमी लगाना होगा। ये बात आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, ये समरी है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग ग्रीडी एल्गोरिदम्स। ये सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए जी, ठीक है। ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है, और इसीलिए मैंने इस स्लाइड को जो है वो इंक्लूड किया है इसके अंदर। इसी तरह ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द चेक्स, व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स इन डिज़ाइनिंग ग्रीडी एल्गोरिदम्स। तो ये इससे रेलेवेंट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये वही स्लाइड्स हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं ना सवाल, उस हिसाब से मैंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे स्लाइड्स को चूज़ किया है इसमें। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये नैपसैक प्रॉब्लम है। नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है, ये मेरा ख्याल है आपने मिड में भी पढ़ा होगा, या आपने अपने ग्रेजुएट की क्लासेस के अंदर जो एल्गोरिदम का कोर्स होगा वहाँ पे ज़रूर पढ़ा होगा। थीफ जी, इसका कॉन्सेप्ट है ना कि वो चोर आता है, उसने n आइटम्स उठानी हैं और हर आइटम की कोई वैल्यू है और वेट है, तो उसकी कोशिश ये होगी कि मैं बैग के अंदर कम वेट वाली और ज़्यादा वैल्यू वाली जो है ना वो कलेक्शन कर लूँ। दैट इज़ कॉल्ड नैपसैक प्रॉब्लम। ये देखें, ये बेसिकली एक केस स्टडी है जो मैंने आपके सामने रखी है। नैपसैक प्रॉब्लम फाइनल टर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब उसने नैपसैक प्रॉब्लम के लिए ये एक डायग्राम है, ये पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है। ये आपकी जो बुक रिकमेंडेड है ना उसमें से ये डायग्राम ली गई है 16 चैप्टर में से, ठीक है। कि नैपसैक प्रॉब्लम पर ग्रीडी एल्गोरिदम क्यों फेल होता है, ये वो रीज़न लिखी हुई है जी, ठीक है। ग्रीडी एल्गोरिदम स्ट्रेटजी डज नॉट वर्क फॉर 0-1। क्यों वर्क नहीं करती, ये 3 रीज़न इसके अंदर दी हुई हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी पता नहीं कहाँ से सवाल आ गया और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है। और दूसरी बात ध्यान में रख लें कि हर स्लाइड में से, हर लेक्चर में से सवाल क्वेश्चन बुक में डाले होते हैं, ठीक है ना। अब आपके हिस्से में कौन सा सवाल आता है ये आपकी किस्मत है। ये फ्रैक्शनल का सूडो कोड है जी, जो आपको याद करना है जी एज इट इज़। इसका रनिंग टाइम भी याद कर लें, और ताकि अगर इसमें MCQs आते हैं तो आप इसको देख सकें। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है मेक चेंज की।
इसका एल्गोरिदम और इसका मैथमेटिकल न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। ठीक है जी। मेकिंग चेंज का प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जी आपको 100 रुपये दिए जाते हैं और आपने उसको कितने कॉइन्स वापस करने हैं, तो आपकी कोशिश यही होती है कि कम कॉइन्स के अंदर हम इसको एंटरटेन कर दें। इनपुट के अंदर आपके पास कॉइन्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है और आपने उसको नहीं जी इसमें आपने इसको सिर्फ याद करना है जी। इसमें ये वाला एल्गोरिदम आपने याद करना है। मैंने इसलिए स्लाइड में शामिल किया है कि ये एल्गोरिदम को आपने एज इट इज़ रटा लगा लेना है और ये पेपर में आ सकता है कि आप फ्रैक्शनल नैपसैक एल्गोरिदम लिखें जी। ठीक है, तो फिर आपने इसका ये सूडो कोड जो है वहाँ पे टाइप कर देना है पेपर में, बस इसका यही है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीडी जो है वो नैपसैक में क्यों नहीं काम करता। ये एक छोटा सा 3 स्लाइड्स का एल्गोरिदम है जी कि इनपुट में आपके पास कुछ कॉइन्स होंगे। गोल आपका क्या होगा कि मल्टी सेट ऑफ कॉइन्स आपने जोड़ने हैं जिसमें कॉइन्स की तादाद जो है वो मिनिमम होगी और आपने इसको अप्रोच करना होगा जी। तो इसमें ग्रीडी अप्रोच क्या है कि हम हाईएस्ट वैल्यू के कॉइन को सबसे पहले हम हाईएस्ट वैल्यू कॉइन्स चुनेंगे। अब ये देखें, अयाज ने पूछा था कि व्हाट इज़ अबाउट ग्रीडी चॉइस। ठीक है, अब अगर आपने ये चेंज देनी हो तो आप इसमें ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि आप सारे पॉसिबल कम्बिनेशन जो है ना वो ट्राई करो कि जी अगर मैं 10 वाले नोट लूँगा, कॉइन्स लूँगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगी, और अगर मैं 5-5 वाले लूँगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन आएगी। लेकिन इसमें ग्रीडी चॉइस क्या है कि हम हाईएस्ट वैल्यू वाले कॉइन से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे लोएस्ट की तरफ आएंगे, तो हमारे जो पॉसिबल कम्बिनेशन हैं, जो पॉसिबल इटरेशंस होंगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो कम हो जाएंगी। ये एल्गोरिदम है मेकिंग चेंज का, इसको भी आपने याद करना होगा। सूडो कोड है जी ये ग्रीडी एल्गोरिदम फॉर मेकिंग चेंज, ये आपको एज इट इज़ याद करना होगा जी, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है जी, ये इसकी एक एग्जाम्पल है कि जी आपको पाकिस्तानी रुपीज़ दिए गए हैं 13,660, ऊपर आपको कॉइन्स इनपुट के तौर पे दे दिए गए हैं, n की वैल्यू दे दी गई है और आपसे कहा जाएगा कि एक सेट जो है वो तैयार कर लें। तो 13,000 सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाले पे गए, 5 वाले पे सिंपल इसके ऊपर मॉड का ऑपरेटर लगेगा जी। 13,660 में 5,000 वाले 2 होंगे तो हम C1 और C1 लिख देंगे जी। ठीक है, उसके बाद 1000 वाले 3 होंगे तो C2 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 लिख देंगे जी। उसके बाद C3 आएगा, C4 आएगा, C5 आएगा। इस तरह आपने सेट की सूरत में आंसर करना होगा। अगर इस तरह का कोई सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में आ जाता है। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? ओके जी, नेक्स्ट डायनामिक प्रोग्रामिंग वर्सेस ग्रीडी एल्गोरिदम्स। क्यों डायनामिक में है और ग्रीडी में क्या फ़र्क है, ये थ्योरी है। आप इंशाल्लाह इसको जब रीड करेंगे तो इसकी समझ आपको आ जाएगी। इसमें कोई ऐसा ख़ास नहीं है कि जिससे ये जो है ना वो इतना मुश्किल हो। बेटर है ग्रीडी एल्गोरिदम उन तमाम केसेस में जहाँ पे हमारी ग्रीडी चॉइस वर्क कर जाए, वहाँ पे ये हमारे पास एल्गोरिदम फास्ट होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ग्रीडी चॉइस ली है वो चॉइस आपके लिए वर्क नहीं करती, तो देन ये हो सकता है जी। यहाँ तक बात की समझ आ गई जी। ये था जी आज का हमारा डेमो क्लास, डेमो सेशन। इस तरह के सेशंस जो हैं वो कंडक्ट हो सकते हैं जी। जो danishkada.com है, दानिशकदा ऑर्गेनाइज करता है इस तरह के सेशंस जिसमें वो स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है जी, मुझे नहीं पता आप दानिशकदा के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, लेकिन इसमें 2 ऑप्शंस हैं जी। इस डेमो क्लास के जो मकसद हैं वो 2 हैं। अगर आप फील करते हैं कि आप इस तरह बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं तो आप मज़ीद सेशन अरेंज करवा लें। ठीक है, वो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो डेफिनेट बात है। मैंने बहुत नॉमिनल से चार्जेस रखे होते हैं कि मैं 2000 में पोस्ट मिड की सारी प्रिपरेशन जो है ना वो करवा देता हूँ फी स्टूडेंट को। इसमें एक स्टूडेंट ऐसी भी है जिसने मुझसे पहले कांटेक्ट किया था, तो मैंने उसे कहा था कि जी आप पहले एक डेमो सेशन ले लें, उसके बाद फिर आप
मुझे बताइएगा। अगर आपको लगे कि हमें कुछ हासिल हो सकता है आपके डेमो सेशन से, तो फिर आपको इसके लिए मेरे पेड ग्रुप में आना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे जो चार्जेस हैं वो किसी भी सब्जेक्ट की फाइनल सेशन को प्रिपेयर करने के लिए 4 से 5 सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और उसकी फ़ी जो है ना वो ये होती है। या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप दानिशकदा को ज्वाइन कर लें। दानिशकदा मुझे पे करता है इस तरह के सेशंस को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। उसमें आप अगर दानिशकदा को ज्वाइन कर लेते हैं या उनसे बात कर लेते हैं, तो फिर आप इन सेशंस के अंदर फ्रीली आ सकते हैं जिस तरह आप लोग आए हैं। मैं सैम्पल पेपर क्वेश्चन बता सकता हूँ जी। अगर आप कंटिन्यू जिस तरह जहाँ से आज आपने देखा है जी यास, वहीं से पोस्ट को देखते रहें तो वहाँ पे कोई ना कोई अनाउंसमेंट आ जाएगी, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर DITeducation@gmail के ऊपर, ठीक है जी। या आप मेरा जो ग्रुप है DIT एजुकेशन का, उसको ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। ग्रुप है मेरा, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप डेडिकेटेड स्काइप के सेशन चाहते होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो उस हवाले से भी आप जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको दानिशकदा को ऑर्गेनाइज़ करना होगा। वो फिर जैसे जैसे शेड्यूल होता है उनसे आप टच में रहेंगे तो वो भी आपको जो है ना वो हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ जी आज के सेशन को। हमारे पास जो पेपर में सवाल आएंगे जी, वो सूडो कोड्स आएंगे, एल्गोरिदम्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आ सकती हैं, डेफिनेशंस आ सकती हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं स्लाइड में से या बुक में से। अगर ये कोई टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आपके लिए हार्ड लक हो सकती है जी। और इसी तरह एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम, कोई ट्री या ग्राफ दिया हो सकता है और कहा जा सकता है कि इसको एग्जीक्यूट करके दिखाओ, जिस तरह मैंने एक सैंपल आपको एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करके दिखाया है। ये इस तरह के ही सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। और ये एक सैंपल पेपर आपके सामने मैं रख रहा हूँ, देखें जी। फाइंड ए रिकर्सिव फार्मूला टू कंप्यूट नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ। ये एक प्रूफ है जो दिया गया है आपकी स्लाइड्स के अंदर। ये देखें, सूडो कोड 5 नंबर का उसने मांग लिया क्रुस्कल एल्गोरिदम का। ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे दी है कि प्राइम नंबर डिवाइडेड बाई n है। ये एक क्रिप्टो सिस्टम में से स्लाइड में मौजूद न्यूमेरिकल एग्जांपल है। ये सारा कुछ सॉल्व करना सिखाया जाएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये फिर उसने मांग लिया क्लिकी का प्रूफ, ये भी 10 मार्क्स का है। प्रिम्स एल्गोरिदम का उसने सूडो कोड मांग लिया, और ये फिर एक न्यूमेरिकल आ गया, और ये फिर एग्जीक्यूशन आ गई है हाफमैन कोडिंग की, ठीक है। तो आप देखें कि ये एक पेपर है जो एक स्टूडेंट का आया हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चंस फार्मूलेट किए जाते हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना होगा, जो आप इन सेशंस के थ्रू या खुद से भी कर सकते हैं। इस सेशन का मकसद ये भी था कि आपको एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाए, आपको पता चल जाए कि आप किस तरह से जो है ना वो CS 702 को की प्रेपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैंने सारी ऑप्शंस आपके सामने रख दी हैं जी। अगर आप डेडिकेटेड स्काइप सेशंस चाहते होंगे तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर लीजिएगा DITeducation@gmail पे। अगर आप दानिशकदा की मैनेजमेंट से रब्ता करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दानिशकदा को पिंग करके टेक्स्ट करके वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। उनकी रेगुलर क्लास होती है 9 से 11, कभी किसी कोड की उनका कंप्लीट शेड्यूल है। मैंने उन्हीं के शेड्यूल में से आज अपना डेमो सेशन लिया था, और मैं 2-3 साल से उनके साथ जो है ना वो टीच कर रहा हूँ, और अपने ग्रुप में भी इस तरह की हेल्पिंग वीडियोस जो है ना वो शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू अब्रार, अयाज, थैंक्स, वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।